नमस्कार बच्चों। स्टैटिस्टिक्स की हमारी अब तक की क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए, लेकिन अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जो आगे की क्लासेस का बेस बनाते हैं। जिसमें चाहे डेटा कलेक्शन की बात हो, टाइप्स ऑफ डेटा हो, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की प्राइमरी और सेकेंडरी की हमने बात की। फिर उन डेटा को यूज़ में कैसे लिया जाए, मतलब उन्हें एक टेबल फॉर्म में हम कैसे रख सकते हैं, हमने इसके लिए बात कर ली है। डेटा को हम कैसे क्लासिफाई करें, यानी अलग-अलग ग्रुप्स में उनको बाँटें, हमने उसके बारे में बात कर ली। तो स्टैटिस्टिक्स में जब हम मेथड्स की बात करते हैं, तो हमारे लिए डेटा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हमने अब तक की क्लासेस में डेटा को समझने की कोशिश की। जब एक बार हम डेटा कलेक्ट करके ले आते हैं या एकत्रित करके हम उन्हें अपने पास रख लेते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है बच्चों कि वो बेहतरीन तरीके से कैसे दूसरे तक पहुँचे, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो डेटा हमारे बोरिंग हो जाएँगे, डेटा हमारे यूज़लेस हो जाएँगे क्योंकि हम उनसे कोई भी मैसेज नहीं दे पाएँगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने अपनी पिछली क्लास में भी कहा था कि अगर हम 365 दिन जितने भी साल में दिन हैं, उन सारे साल के दिनों के तापमान को लिखना चाहें कहीं पर, तो हमारे पास में 365 टेम्परेचर जो हैं वो आ जाएँगे, जो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट किसी में भी हो सकते हैं। अब अगर मैं उनको लिखूँ तो मेरे को पूरा एक पेज चाहिए, उस पेज के ऊपर मैं पूरा लिख दूँ। लेकिन अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि फटाफट बताएँ कि इसमें से हाईएस्ट टेम्परेचर कौन-से महीने में रहता है या हाईएस्ट टेम्परेचर कौन-सा है या कौन-से दिन हुआ, तो उसमें से उस 365 आँकड़ों में से एक को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं ये कहूँ 5 कौन से अच्छे हैं, 5 कौन से मिनिमम टेम्परेचर वाले कौन से हैं दिन, तो फिर और भी मुश्किल बढ़ जाती है। या मैं ये कहना चाहूँ कि औसत तापमान कहाँ रहता है, तो प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है। इसलिए हम डेटा की ग्रुपिंग करते हैं, जो हमने पहले बात कर ली। ग्रुपिंग करे हुए डेटा को बेहतरीन तरीके से प्रेज़ेंट करना होता है, तो हम उसके लिए ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन की बात करते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं पहले हम, ताकि हम हमारी बात को और अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ग्राफ की, यानी कि जो डेटा हम कलेक्ट करके लाएँ, उसको हम टेबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हमने बात कर ली। जो टेबल्स हम बनाते हैं वो 2 तरह की होती हैं, डिस्क्रीट खंडित और डिस्क्रीट और इंटरवल क्लास इंटरवल वाली, जिसको हमने खंडित और क्रमिक टेबल्स के रूप में बात करें। अब उन टेबल्स को भी अगर हम ग्राफ के तरीके के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो बहुत ही बेहतरीन प्रेज़ेंटेशन हो जाता है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लें कि अगर जिसको मैं कहूँ कि एक एक शीट है और इस शीट के ऊपर अगर मार्किंग करना है मुझे, अ, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, पेन को लेके, ये लाइन आप सब लोगों तक पहुँच रही होगी बेटा, और इस तरह की मैंने एक लाइन जो है, ये मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है? अब इस लाइन के अंदर ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो टॉप के पॉइंट्स हैं, ठीक है? और नीचे के पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये तो 2 तो एंड हो गए। नीचे के पॉइंट्स हो गया ये 1 और ये मेरे पास हो गया 2। अब इस लाइन को देखते ही मुझे पता चल जाता है कि हाईएस्ट पॉइंट कौन-सा है, ये वाला, और लोवेस्ट पॉइंट कौन-सा है जिसको हमने 2 नंबर दिए, ये वाला। लेकिन अगर मेरे सामने 5, 7, 10, 12 डेटा रखे हुए हों, आंकड़े रखे हुए हैं, नंबर्स रखे हुए हैं, तो मुझे उसमें से थोड़ा-सा फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसीज़ वाली टेबल को भी अगर हम ग्राफ से प्रेज़ेंट करते हैं, तो अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और ज़्यादा आसानी से समझ में आने वाले रिज़ल्ट आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ग्राफ की आज हम बात करेंगे। तुम्हारे सिलेबस में 3 फ्रीक्वेंसी ग्राफ हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्यों होती है, ये हम बात कर चुके हैं। डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है और एक कैरेक्टरिस्टिक है ये डेटा का कि उससे हमें ज़्यादा आसान तरीके से चीज़ों का पता
चल जाता है। तो इसमें हम किस किस को शामिल करते हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें शामिल करेंगे हिस्टोग्राम को। दूसरे नंबर पे हम शामिल कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, जिसको हम बारंबारता बहुलक भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर हम शामिल कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसमें हम लाइन की बात करेंगे। और दो और इम्पॉर्टेंट होते हैं बेटा, एक ऑजाइव कर्व्स होते हैं और एक स्कैटर प्लॉटिंग होती है। लेकिन ऑजाइव कर्व्स और स्कैटर प्लॉटिंग तुम्हारे इस साल कोर्स में नहीं है, इसलिए हम नाम सिर्फ इसको यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि मतलब इनकी डिटेल जो है वो यहाँ पर हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि तुम्हारे सिलेबस में कितना है। ये हम हमारे जो सिलेबस का पार्ट है उसको लेते हुए तीन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम बार डायग्राम्स आप सब लोग जानते होंगे। बार डायग्राम्स में क्या होता था बेटा कि इस तरह के बार्स बना करते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो आपने फर्स्ट ईयर में आइसोस्टेसी पढ़ा हो तो उसमें एरी और प्राट का पढ़ा होगा, या सिंपल छोटी क्लासेस के अंदर भी हमने इस तरह से बार डायग्राम अलग अलग बनाए हैं। तो ये जो इस तरह से अलग अलग बार्स जब बनती हैं तो उसे हम बोलते हैं बार डायग्राम। लेकिन जब इन बार्स के बीच का जो गैप होता है, ये वाला जो गैप है, ये गैप अगर हम खत्म कर दें तो इसे हम कहेंगे हिस्टोग्राम। ये जो गैप होता है, ये गैप को खत्म कर दिया जाता है, और ये गैप को खत्म करके और कंटिन्यूअस अगर बार बनते हैं, मतलब पहला ऐसे, दूसरा इससे ऊपर है तो ऐसे, तीसरा इससे नीचे है तो और नीचे वाला, और चौथा अगर ऊपर है तो फिर से ऊपर पहुंच करके, और इस तरह से ये, हालांकि इनके बीच के लाइन जो है वो सारी की सारी ड्रॉ होती है, और ये जो हमारे सामने ग्राफ बनता है इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। राइट, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, हिस्टोग्राम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए। आपसे छोटे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि बेस्ट सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा रहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जब भी हम बारंबारता के प्रदर्शन की बात करते हैं, उसके निरूपण की बात करते हैं, तो हिस्टोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें वर्टिकल बार्स बनाई जाती है। ये जो मैं बताया मैंने आपको कि वर्टिकल बार्स होती हैं, और इन सब की हाइट्स जो होती है, जिस भी वैल्यू की बारंबारता हाईएस्ट होगी वो ही बार सबसे ऊपर जाएगा, जिसकी कम होगी वो सबसे नीचे की तरफ रहेगा। तो बारंबारता के प्रोपोर्शनेट के अंदर ही ये ऊपर और नीचे रहते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा कि जो एक्स वैल्यू है, ये इस तरह का ग्राफ बनता है। इस तरफ हम एक्स वैल्यू प्रेजेंट करते हैं और इस तरफ हम फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक्स वैल्यू पर हम जिसको भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिन भी तत्वों को, जिन भी अवयवों को, जिन भी गुणों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें हम एक्सिस पर रखते हैं। एक्स एक्सिस है हमारी, और वाई एक्सिस जो है इस पर हम बारंबारता या फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना है। इसके बाद में जो क्लास इंटरवल होता है उसके आधार पर इन बार्स की मोटाई डिसाइड होती है। क्लास इंटरवल हमने जिस तरह का लिया है, मान लीजिए 5 का लिया है तो हम उसको थोड़ा सा कम पतला दिखाते हैं। अगर हमने 10-10 का लिया है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं। पर हम पूरी सीरीज में एक जैसा क्लास इंटरवल लेंगे और एक जितनी ही मोटाई के बार्स को यहाँ पर दिखाएंगे। ये तो हमने थ्योरी की बात कर ली इसकी। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कोर्स ये एक कंटिन्यूअस कर्व के रूप में होता है, तो हम आगे बात करेंगे। एग्जांपल हमारा यहाँ पर आप देखिए कि ये एक एग्जांपल है जिसमें 60 स्टूडेंट्स को, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास है। उस क्लास के अंदर उन बच्चों के वेट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे बच्चे जिनका वेट 30 से 35 किलो के बीच का है, 3 बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनका वेट 35 से 40 किलो के बीच का है, वो 5 बच्चे हैं। इसी तरह से करते हुए 60 से 65 किलो के वेट वाले बच्चे 2 हैं।
यानी इसमें बारंबारता कौन सी होगी? जब भी सीरीज आपके सामने आती है तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि इसमें एक्स वैल्यू कौन सी है और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कौन सी है। तो जब भी कंटिन्यूअस सीरीज आती है बेटा, तो उसके अंदर तो स्पष्ट तौर पे है कि क्लास इंटरवल जिसमें दिए गए हैं वो हमारे एक्स वैल्यूज होती हैं, और दूसरे नंबर ऑफ कोई भी चीज की होगी तो वो हमारी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस टेबल के अंदर ये चीज क्लियर है कि वेट्स जो है वो एक्स है, यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर इस तरह का ग्राफ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये इंटरवल, यानी कि किलोग्राम, वेट्स इन किलोग्राम पर बात करेंगे हम इधर तो, ठीक है। और इधर हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, यानी ये जो नंबर है इन स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस पर हम लिखेंगे वेट और वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, देखिए हमारा कि क्या रिजल्ट रहता है। ये सॉल्यूशन देखो, हिस्टोग्राम कैसे बना। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ये सारा एक्स वैल्यू के ऊपर हमने ये सारी चीजें लिख डाली। और फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिखी है, मिनिमम देखो क्या है 2 और मैक्सिमम कितनी है 18। तो मिनिमम से मैक्सिमम से एक ऊपर और मिनिमम से एक नीचे लेते हुए हम लोगों को ये वाला ग्राफ प्रिपेयर करना होता है। तो हमने 0 से लिया, 2-2 का गैप रखते हुए हम लेके गए तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट 20 बन गया, राइट। अब सिंपल जो हम छोटी क्लासेस में करते आए हैं, इन बार्स को डिसाइड करते हुए 30 से 35 के बीच में था हमारा 3, तो हमने मिड पॉइंट या 3 पर निशान लगाते हुए इसको बना दिया। 35 से 40 के बीच में हमारा कितना था 5, तो ये 35 से 40 वाला जो ग्राफ है वो 5 तक की हाइट पर ऊपर पहुंच गया। इसी तरह से हम ऊपर गए, हाईएस्ट जो है वो इस टेबल में भी हम देखें तो 45 से 50 वाला 18, यानी ये हाईएस्ट आ रहा है। और इस टेबल में भी आप देखेंगे तो 45 से 50 वाला ही सबसे ऊपर तक गया है। मिनिमम हमारा ये 60 से 65 वाला जो है ये आया है 2 वाला, इसलिए यहाँ पर भी हमारा ग्राफ यही सबसे छोटा है। क्लियर हो गया हिस्टोग्राम। तो ये जो हमारा जो जो डायग्राम था वो कंप्लीट हिस्टोग्राम के लिए डायग्राम था। हिस्टोग्राम का यूज हम सबसे ज्यादा करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए, और हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि हिस्टोग्राम कैसे बनाना है और हिस्टोग्राम का क्या यूज करना है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।